मैम हो गए मैम। दिख गए। हाय देव। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? गुड टू सी नमस्ते। यू। आई एम गुड, थैंक यू। अभी लाइव नहीं हुए हैं ना? लाइव सो है मैम, इट्स लाइव। नो, इट शुडंट बी। First of all, we should be on backstage and then we should start after deciding that we are going live. Okay, so what should I write now? Should I So notice? let's start. Then how can we discuss if we are online? So I wanted to tell few things, but it's fine. Let's start. It is our first show, so people will understand that we are improvising. Absolutely correct, ma'am. Good evening, all of you. My name is Dev Joshi, and I'm the host for the day. And today we have with us internationally recognized IVF expert, Dr. Seema Pandey, with us. And before I tell you something about her, let's hear about her from herself. Let's hear from the horse's mouth. Ma'am, good evening. How are you? गुड इवनिंग देव, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। होप आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, मैं अभी तक आप लोग के साथ लाइव वीडियोस किया करती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में आना चाहते थे, अपने पर्सनल क्वेश्चंस को पूछना चाहते थे। वो मैं थोड़ा डर के नहीं करती थी, आपको बताती थी कि कभी कभी उसमें कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कोई पूछ देता है तो अजीब लगता है। तो उसके लिए मैंने अपने उस वीडियो लाइव का फॉर्मेट चेंज किया है, और अब मैं कोशिश करूंगी, मैं दिव्य और हमारी पूरी टीम जो है मिल करके आपके साथ इसको एक डायलॉग या ट्रायलॉग टाइप की चीज बनाएं, क्योंकि दिव्य जी एक्सपर्ट हैं जनता की नब्ज पकड़ने में। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैं हमेशा अपनी ओर से आप लोगों को सोचती हूँ कि मुझे आंसर करना चाहिए, वो क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछेंगे ही। अभी आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली लेके दिव्य जी मुझसे पूछ लेंगे, या मैं पढ़ के उसका जवाब दे पाऊंगी। तो मुझे लगा शायद ये फॉर्मेट अगर हम जा रहे हैं तो हमको ज्यादा फायदा होगा, आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस शो का, इस लाइव वीडियोस का, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत प्यार दिया, उसका सारा मकसद ही है कि दुनिया को स्वस्थ रखना। स्वस्थ रहने पे ही आगे हम कुछ कर सकते हैं। और वो चीजें जो मेरी स्ट्रीम से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और निसंतानता या इनफर्टिलिटी, तो इस टॉक शो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि पहले तो आप बीमार ना पड़े, आपको इनफर्टिलिटी हो ही ना, जिसकी वजह से आपको मेरे पास आना ही ना पड़े, सिर्फ गुड न्यूज के साथ आए। और इन केस इनफर्टिलिटी होती है तो उसको कैसे ठीक करें, और आपकी जो समस्याएं हैं, तो जैसा मैं आप सबको बोलती रहती हूँ कि हमारी अधिकतर प्रॉब्लम हम खुद ही हैं। हम जो अपनी लाइफस्टाइल की बैंड बजा के हम रख देते हैं, उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। तो हमने एपिसोड्स में बांटा है इसको, आज से शुरू करेंगे। और हमारा पहला जो ये एपिसोड, आपको मेरे वीडियो से ज्यादा इसको प्यार देना पड़ेगा, इस आप ही के भरोसे ये चलेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी जरूरत है, क्योंकि हमारा मकसद एक स्वस्थ समाज है, और स्वस्थ समाज से ही हम आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। जैसा आपको पता है, मैं तो भूल ही गई अपना इंट्रोडक्शन करना। मेरा नाम सीमा पांडे है, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट तो हुई, लेकिन अब थोड़ा सा उससे ऊपर एक सुपर स्पेशलिटी होती है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, जो इनफर्टिलिटी और आईवीएफ से डील करती है। मैं उसमें ज्यादा फोकस करती हूँ और उसकी स्पेशलिस्ट मानी जाती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी होती है महिलाओं में, जिसका एंडेमिक आ चुका है, महामारी की तरह वो बीमारी फैल चुकी है, जो प्रिवेंटेबल है, इन द सेंस क्योरेबल नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। मुझे उस बीमारी से रहित भारतीय समाज मेरा सपना है, और उसको बनाने के लिए जितना ज्यादा मैं मेहनत कर सकती हूँ करूंगी। आज भी मैं एक विद्यालय में थी, गर्ल्स स्कूल में, दिव्य इंटर कॉलेज था, जहाँ 5th क्लास से लेके 12th क्लास के अराउंड 250 to 300 स्टूडेंट्स थे। उनको आज मैं वही पढ़ा के आई हूँ, उनको मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, उनके हाइजीन प्लस पीसीओडी कब आपको एबनॉर्मल है।
तो हमारे इस चैट शो की शुरुआत में हमने लाइफस्टाइल लिया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल क्या है, कैसे है, उसके बाद आगे जो है लेते रहेंगे। मैं अतरौलिया नाम की एक जगह है आजमगढ़ में, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ और ये मेरा परिचय है। वंडरफुल। तो इस शो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करेंगे। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले हम आपके काम के बारे में, पहले उससे पहले आपके बारे में जानेंगे। तो मुझे आपके जी। बारे में आपसे जानना था कि मैम अपने थोड़े से अचीवमेंट्स के बारे में, आपके जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जरा विस्तार से हमें बताइए थोड़े से। उपलब्धियां, मैं बहुत पुअर हूँ अपने बारे में बात करने में ज्यादा दिव्य। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने एमबीबीएस में अगर शुरू से बताऊं तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, मैंने मेरिट से एमबीबीएस किया है। वंडरफुल। उसके बाद आईएमएस बीएचयू जो कि बहुत ही मानी जानी संस्था है, वहाँ ऑल इंडिया पीजी नीट तब उसे नहीं कहा करते थे, हम ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस कहते थे। उसके थ्रू मैं वहाँ सिलेक्ट होकर के गई और वहाँ जाकर के मैंने अपना गायनी ऑप्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी कर्म भूमि अतरौलिया नाम की एक जगह है जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पोस्टेड थे। मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। पिछले 10 सालों से 12 सालों से मैंने अपनी एक फेलोशिप की, जैसे लोग एमसीएच और डीएम करते हैं न्यूरो में, गैस्ट्रो में, यूरो में, उसी तरह गायनी ऑप्स में पहले क्या होता था कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हर नॉर्मल गायनिकोलॉजिस्ट ही किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें तकनीक बढ़ती गई, बहुत सारी चीजें आती गई, गायनी की भी कई सारी सब स्पेशलिटीज हो गई और आईवीएफ और इनफर्टिलिटी उसमें से एक है जिसको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहते हैं। उसकी ट्रेनिंग मैंने ली महाराष्ट्र में, कोल्हापुर नाम की जगह है, वहाँ पे एक इजराइल, यूके और इंडिया के डॉक्टर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप है। मेरे मेंटोर डॉक्टर सचिन कुलकर्णी के बेसिकली यूके लंदन के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ वो ग्रुप है, उनके साथ मुझे फेलोशिप करने का मौका मिला। वो फेलोशिप करने के साथ साथ मैंने लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं, उसमें मैंने एक फेलोशिप की, जिससे कि मैं उसके बारे में भी मुझे जानकारी रहे। और मैंने एक डिप्लोमा किया अल्ट्रासाउंड एडवांस में। तो मैं अपनी इस फील्ड की इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर थोड़े कम लोग पहले हुआ करते थे तो मानी जाती हूँ। और पिछले 10 सालों से मैं कंप्लीटली इनफर्टिलिटी निसंतानता पे काम करती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मेरा पैशन है, उसको मैं समाज से, मैंने बताया, खत्म करना चाहती हूँ। उस बीमारी की शुरुआत जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त जो कुपोषण होता है उससे होता है। तो मैं पिछले 10 सालों से, जब से मैं लौट के आई हूँ ये फेलोशिप करके, उसके बाद से जब से मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की अतरौलिया में, तो गांव में और बच्चियों के स्कूलों में जाकर के उनके स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना, राइट, सही तरह का खान पान का दिशा निर्देश करना, उनको अवेयर करना, ये एक मेरा पैशन है, तो वो मैं करती रहती हूँ। जी। और ये मेरे इन छोटे मोटे कामों, उसके अलावा अतरौलिया में सेटल होने का, जो कि क्वेश्चन मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि इतना पढ़ लिख के आप एक गांव में क्यों रहती हैं, ये आप आईवीएफ जैसा हाई एंड ट्रीटमेंट गांव में क्यों करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा लगा कि बड़े शहरों में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी किसी की कास्ट, क्रीड या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख के नहीं आती है। बहुत सारे लोग इन जगहों पे हैं जिनको इन सारे ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी और रीच दोनों की वजह से वो उनको नहीं मिलता है। तो जब मैं अपनी पढ़ाई करके वापस आई थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग like whether to relocate or be here. First of all, my husband was not ready to relocate at all, and I was thinking whether I'll be doing to and fro between here or some metros or abroad or something. अंदर से मैं जब यहाँ आई तो एक फीलिंग आई कि नहीं, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, दो आई डोंट बिलोंग टू, बट या, कि मुझे यहीं रहना है और यहीं पे काम करना है। तो मैंने सोचा कि बाकी अच्छी जगह पे पूरी सुविधाओं के साथ तो सब लोग काम करते हैं, इस जगह पे इसको चला के एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे जो ट्रीटमेंट आज की तारीख में मैं आपको लिखती हूँ, अगर वो पेपर दिल्ली, बॉम्बे
इवन अमेरिका, इंग्लैंड जाता है तो कोई आपसे ये ना कह पाए आप अरे आपने डॉक्टर गांव में ये क्या इलाज करा लिया, इसका ये ट्रीटमेंट बेटर हो सकता था। क्योंकि मेरा मानना है कि ए फॉर ART, ए फॉर एप्पल सेम होता है। हेल्थ एडुकेशन में कोई डिफरेंस जगह की नहीं होनी चाहिए, आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो सब लोग अफोर्ड कर सके, जो कॉन्टेम्परेरी भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो, ये करना मेरा ड्रीम था। और मैं लकी हूँ, खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे पेशेंट्स, उन सबके सपोर्ट, पूरी दुनिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि आज की तारीख में मैं जिसको चाहती हूँ फ्री ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, जिसको चाहती हूँ, जिसके पास जैसा पैसा है, जिस तरह का उनकी सुविधाएं हैं, बिल्कुल फ्री। तो चैरिटी में नहीं बन सकती हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट बनना मेरा एम नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यू टू द मनी। और प्लस ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, ये दोनों चीजें मेरे साथ अप्लाई नहीं होती हैं और चल रही हैं चीजें। उसके रिकग्निशन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे मेरे कामों को सराहा है और मुझे अवार्ड भी दिया है। रिसेंटली अभी लॉकडाउन में 2-3 ऐसी संस्थाएं जिनको मैं जानती नहीं थी, जिन्होंने मुझे कहा, मुझे हमेशा डर लगता है कोई मुझसे अवार्ड की बात करता है कि ये पैसे से तो नहीं मिलने वाला है, तो बोले नहीं जी आप जूम पे आ जाना और उसके बाद एक कुरियर चार्ज भेज देना, आपका जो मेडल है, लाइक ये मेरा 2022 का है, अभी What? इस साल का गोल्डन एम अवार्ड विच वाज गिवन टू मी एज मोस्ट ट्रस्टेड IVF स्पेशलिस्ट। लास्ट ईयर यही अवार्ड के लिए मैंने उनसे ये प्रश्न किया था, तो उन्होंने मेरे को उस साल मुझे लीडरशिप इन IVF के लिए अवार्ड दिया था। IMA हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की संस्था है, उसने समय समय पे मुझे मेरे कामों को सराहा है। 2016 में उन्होंने मोस्ट टैलेंटेड साइंटिफिक यंग ब्रेन का अवार्ड मुझे दिया था। 21 में उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर या समथिंग उसका दिया था। समाज में भी शाने अवध, चैंपियन ऑफ ईसार और इस तरह की अवार्ड्स मिलते रहते हैं। मैं अपनी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स की जो संस्था है, इंडियन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ईसार, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रही। 4 साल वो मेरा टेन्योर पूरा हो गया। अब मैं आगे उसमें किसी चीज के लिए जाना चाहूंगी तो मैं जा सकती हूँ। वर्ल्ड में जितनी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनकी या तो मैं मेंबर हूँ या उनमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ या किसी भी तरह से, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं की है, लोग समय समय से मुझे बुलाते रहते हैं। मेरा पढ़ना और पढ़ाना ये मेरा शौक है, तो मैं जब खुद नहीं पढ़ रही होती हूँ तो मैं दूसरों को पढ़ा रही होती हूँ। और उसके अलावा मैं एक पोएट हूँ हार्ट से, तो आई ऑलवेज टेल दैट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन बाय प्रोफेशन एंड अ पोएट बाय हार्ट। तो दैट इज माय अचीवमेंट, आप कह लें या जो कह लें। और मैंने एक किताब लिखी हुई है, 3-4 किताबें और मेरी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस इनफर्टिलिटी IVF पढ़ते हैं उनके लिए मैं 3-4 किताबों की एडिटर हूँ, वर्ल्ड वाइड वो चलती हैं। और पेशेंट एडुकेशन की बुक जिसको लिख के मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है, A to Z ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS जिसको हम कहते हैं, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो यू विल बी हैप्पी। कि जितने मेडिकल फार्मा कंपनीज जब कोई दवाई निकालती हैं उन्हें अपने मेडिकल रेप्स को बताना होता है, तो बुक रेकमेंड की जाती है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज टोल्ड मी कि बहुत सारे फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में इफ पीपल वांट देयर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट PCOS, they recommend our book. And my co-author is Dr. Vemebindra Basu, and she's also a super girl. All the chapters are written on the basis of story, true stories. तो वो पूरा story based है, तो उसको पढ़ने में मजा आता है। हाँ मैम, मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी उपलब्धियां, लेकिन आपने इतना कुछ बता दिया मुझे, तो मैं धनी और ऋणी दोनों महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और ज्ञान के प्रकोष्ठ से आपसे मिलना हुआ वो मेरा सौभाग्य है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और अभी भी आपने जो आंसर किया उसके हैंगओवर में भी हूँ कि ये थोड़ी सी उपलब्धि है। अगर मैं आपसे ज्यादा कहा होता तो क्या बोलती? आई एम वेरी सरप्राइज। वेरी नाइस टू मीट यू मैम। सो अभी शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे मन में है और हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगा, जो हमारी जीवन शैली है मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समाज में जो जीवन शैली चल रही है, इस जीवन शैली का जो फोकस है
वो किस तरफ है, आप बताइए हमें इस बारे में, और आइडियल जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। सो देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक कंपैरिजन बिटवीन द लाइफस्टाइल व्हिच इज एक्चुअली प्रेवलेंट इन द मॉडर्न टाइम्स एंड द आइडियल लाइफस्टाइल व्हिच यू सजेस्ट। तो जो आप सजेस्ट करती हैं आधुनिक जीवन शैली वो, और जो चल रही है उसकी क्या कंपैरिजन है, उसके बारे में बताइए। तो आज सुबह अभी जिस स्कूल में मैं गई थी, दिव्य, सच अ गुड क्वेश्चन। वहां पे भी यही बात हो रही थी, तो बच्चों से मैं बात कर रही थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी, तुम्हें क्या लगता है ये हम जीवन शैली, लाइफस्टाइल ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? तो वो बच्चा कहता है, हाँ मैम, हम भी नहीं समझ पाते ये लाइफस्टाइल की बातें आप करते क्या है? आखिर सब लोग सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, खाते हैं, यही काम करते हैं, इसी को हम लाइफस्टाइल समझते हैं। तो आप लोग हर चीज में ये लाइफस्टाइल वर्ड आजकल क्यों घुसा रहे हैं? तो ये मतलब उस बच्चे की जो वो थी, ठीक है। क्यूरियोसिटी, जी। जानने की जिज्ञासा, वो मेरे मन में आई कि हाँ यार, हम लोग इतना सारा ज्ञान थोपते रहते हैं सारे चैनल से। हर आजकल तो मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं रह गई है, हर आदमी ज्ञानी है और ज्ञान बांटने में लगा हुआ है। तो लाइफस्टाइल ठीक है, लाइफस्टाइल का मतलब यही होता है कि हम जिस तरह से रह रहे हैं, हमारा रख रखाव है, खान पान है, और जिस तरह से हम रोज जी रहे हैं, इसी को जीवन शैली कहते हैं या लाइफस्टाइल कहते हैं। लेकिन उसमें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग, जो सपोज करिए कि एक व्यक्ति जो सुबह 4 बजे उठता है, उठ करके कुछ भगवान का घर की सफाई करता है, नहाता धोता है, भगवान का नाम लेता है, अपनी सारी नेचर कॉल्स जो होती हैं सुबह निपटा के, अपना सफाई करके, नहा के, भगवान का पूजा पाठ करके अपने काम की ओर जाता है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करता है, और अगर कामकाजी है तो काम पे जाता है। तो देखा गया कि हमने रियलाइज किया कि वो आदमी स्वस्थ ज्यादा रहता था, उसको बहुत सारी बीमारियां, आज हम डायबिटीज के वर्ल्ड कैपिटल हैं। हाइपरटेंशन, मतलब हम एकदम टैग की तरह पहन के चलते हैं कि अरे हमको तो बीपी भी है, हमको तो शुगर भी है, हमको तो थायराइड भी है, स्ट्रेस बहुत है। तो जिसको हम अपना टैग लाइन समझ रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो हमारी दादी नानियां सुबह 4 बजे, मुझे अपनी दादी याद है, वो उठा करती थी, उठ करके सबसे पहले चाहे कितने भी सर्वेंट हो घर में, वो झाड़ू लगाती थी, फिर पोछा लगाती थी, फिर नहाती थी, फूल तोड़ के आती थी, नहाती थी, मतलब वॉक कर लेती थी। 4 बजे तक उनका सब काम 4:30 तक खत्म होता था, वो 1 डेढ़ घंटे पूजा करती थी। फिर हम लोग को ब्रेकफास्ट बना के, ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ मैं, बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली से, तो वहां बिना नहाए तो किचन में जाना अलाउड नहीं था, तो शी यूज टू डू एवरीथिंग फॉर द मॉर्निंग। शाम सुबह 9 से 10 के बीच उनका खाना हो जाता था, फिर वो कहती थी मैं बार बार मुंह नहीं जूठा करती हूँ, वो कुछ नहीं खाती थी। फिर 4 बजे के करीब वो चाय पीती थी, 7 से 8 के बीच वो रात का डिनर कर लेती थी, ये उनका खाना था। शी वॉज सो फिट कि कभी उनको मैंने बीमार नहीं देखा, कभी उनको वायरल होते नहीं देखा, हेडेक होते नहीं देखा। उसके अगेंस्ट आज हमारा एक बच्चा है या हम ही हैं, रात को 2 ढाई बजे तक, हम वीकेंड है तो हम सोचते हैं आज हम बहुत रिलैक्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे, रात में नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखेंगे, फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, सुबह 12 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे। तो उठते हैं, उसके बाद भी आप लेजी फील करते हैं, फिर आप उस वक्त से उठते हैं, अरे टेंशन, आज तो सारा काम हो ही नहीं पाया, अब उसका वो बैकलॉग आपको क्लियर करना है, उसका स्ट्रेस है। फिर आपकी वो एक विशेष साइकिल शुरू हो जाती है, एक तरफ से लेट होता है, फिर आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, कुछ भी ग्रैब करके मुंह में लेके खा लिया, नहीं खाया, ऑफिस जाना है, ऑफिस गए, वहां पे कुछ मंगा के खा लिया। तो हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे बच्चे मोटे होते गए, हमारे अंदर मोटापा बढ़ता गया। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पहले जो 60-70 साल में बीमारियां होती थी लोगों को, अब वो 30 साल में, 40 साल में होने लगी। तो वर्ल्ड वाइड इन चीजों पे जब स्टडी की गई तो पाया गया कि एक सर्टेन लाइफस्टाइल जो हम पहले जिया करते थे, जिसमें एक फिक्स टाइम था खाने का, सोने का, उठने का, काम करने का, वो यूजफुल थी, वो पॉजिटिव थी। और जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं 24/7, अब तो हो गया है लाइफस्टाइल, एकदम हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, हमारे हर चीज हर वक्त अवेलेबल है, सिर्फ फिंगर टिप अवे। तो अब की ये जो जीवन शैली है, ये शायद अच्छी नहीं है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए,
तो अभी मेरे हिसाब से एक आइडियल लाइफस्टाइल ये है कि हर हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल, सबको भगवान, अगर हम मानते हैं भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान ने हमारी बॉडी में एक क्लॉक फिट किया है। उस क्लॉक से डिसाइडेड है कि हमको सुबह 10 बजे के पहले जो भोजन हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी को लगेगा। भोजन का काम क्या होता है? आपको ऊर्जा देना, आपकी बॉडी में जो टूट फूट चल रही है उसको ठीक करना, जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं उनको बनाने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल देना। वो सब कब होगा? जब आपका खाना जो आप यहाँ से खा रहे हैं वो पहले इतनी बड़ी इसमें जाएगा, 7 से 8 घंटे में पिसेगा, पचेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, तब टारगेट ऑर्गन्स को जाएगा। तो वो काम अगर हम वो भोजन सुबह 10 बजे तक कर ले रहे हैं तो ये सारा काम बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद भगवान ने हमारी क्लॉक में ये फिट किया है कि अंधेरा होते ही हमारी बॉडी में अलार्म बटन बज जाता है कि अब सोना है, हमें सोना चाहिए। उस वक्त हमारी बॉडी से कुछ केमिकल निकलता है, एक पीनियल ग्लैंड यहाँ हुआ करती है जिससे मेलेटोनिन निकलता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को अब ये बोल देता है कि भैया काम पे लग जाओ, कल के लिए अपने को रीबूट करो, अपनी तैयारी करो, और आज का काम बंद हो गया। हम उसको अवॉइड करते हैं कैसे? जो हम टीवी देखते हैं, फोन पे व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम न्यूज देख रहे हैं, हम लैपटॉप चला रहे हैं, उससे एक ब्लू लाइट निकलती है, वो लाइट इसको गड़बड़ कर देती है, मेलेटोनिन निकलता ही नहीं है। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक को आप जितना लेट उठते हैं, जितना लेट खाते हैं, जितना लेट सोते हैं, एकदम उसकी बैंड बजा देती है। और उसका रीजन है कि फिर वो जो बिना पचा हुआ खाना है, आपको समय से भूख नहीं लगती है, आपको गैस बनती है, फिर आपको न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमल नहीं मिलते हैं, आपके खाने से आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं बॉडी की, फिर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो भी काम नहीं करता है। फिर आपका बॉडी जब रैशनली ढंग से खाना नहीं पाता है टाइम से, तो उसकी जो पाचक शक्ति है वो कम हो जाती है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो आप जो भी खाते हैं गलत टाइम पे, वो आपकी बॉडी में फैट की तरह इकट्ठा होने लगता है। एक तरफ आपको वीक कर रहा है और दूसरी तरफ आपको देखने में मोटा करता है। तो ये सारी चीजें गलत होती हैं। तो वो व्यक्ति मेरे हिसाब से जो सुबह समय से उठ जाए, रात को 10 बजे के पहले सो जाए, 7 से 8 घंटे की नींद ले, दिन में एटलीस्ट 3 मेजर मील्स वो खाए, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा हो, दोपहर का लंच उससे थोड़ा कम या उतना चलेगा, लाइट डिनर करे, और अपना काम वाम सब समेट के बंद करके एक फिक्स टाइम पे सो जाए। इस पूरे समय के दौरान कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो हमारे पूर्वज पूजा पाठ के नाम पे मी टाइम दिया करते थे, वो किसी भी तरह से, चाहे वो किताब पढ़ के दे ले, गाना सुन के दे ले, कुछ लिख के दे ले, टहल के दे ले, गार्डनिंग करके दे ले, उस पूरे 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटा मी टाइम निकाल सके और समय से सो के 7 घंटे की नींद एंजॉय कर सके, वो एक आइडियल जीवन शैली। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा आपने ये नॉलेज दिया भाई ना आपको, ये मुझे भी शायद आइडिया था लेकिन इतना डेप्थ में आपने बताया तो वो उसका आइडिया था नहीं मुझे। और आगे जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आपसे ये है मैम कि ये जो अव्यवस्थित लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन शैली एकदम भटक गया है, ये कितना घातक है? उससे कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? और नाम बता दीजिए कि क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट से? वो जानना चाहूँगा मैं। जी, तो अब तो मतलब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इंडियंस या एशियंस, साउथ ईस्ट एशियंस, सिंस वी वर अ कॉलोनी ऑफ यूके, ग्रेट ब्रिटेन, तो हमारी जो सोच में सफेद लोगों के प्रति हमारा प्रेम है कि जो चीज वेस्ट से आएगी वो बहुत अच्छी होगी, ये मान एब्सोल्युटली। के चलते हैं। तो हम सुबह उठ के नाश्ता करते थे। मैं अभी यूएस में थी लास्ट मंथ, और वहां पे नेटिव लोगों से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा यार ये बताओ कि हमारा तो फिक्स ब्रेकफास्ट है, हमारा सब कुछ बहुत फिक्स्ड है कि हम नाश्ते में ये खाते हैं, लंच में ये खाते हैं, डिनर में ये खाते हैं, मेहमान आता है तो ये खाते हैं, त्योहार होता है ये खाते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाई तुम लोग का स्टेपल डाइट क्या है। Forget about the festival or marriage or something else. उनकी तो कोई डाइट ही नहीं है। हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कल्चरल लेवल पे, हमारा इमोशनल क्वेश्चन से लेकर के सोशल कल्चरल क्वेश्चन उनसे बहुत बहुत सुपीरियर है, हम उसको भूल गए।
हमने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डाइट एक साइंटिफिक टर्म बन चुका है, वेस्ट से आया है, हमने नहीं बनाया है, कि वो डाइट वाकई खतरनाक है। तो हमने जो अपने खान पान में अपने भौगोलिक और लोकल चीजों को अवॉइड करके हमारे शरीर को और अनदेखा करके बाहर की चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू किया। और सिंस 1995 जब से ये वर्ल्ड का पूरा मनी और ये सब कुछ खुल गया, मार्केट ओपन हो गया, सारे इंटरनेशनल चेन्स और फूड का हो या कपड़े का हो, सब जगह सब कुछ अवेलेबल होने लग गए, तब से हमारे खान पान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। और उसका दिन क्या हुआ कि हम बने थे सुबह रोटी खाने के, रात को सिर्फ 2 रोटी सब्जी खा के सोने के लिए, दिन में हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी रोटी बनती थी। अब हम क्या हो गए, रात में पिज्जा बर्गर खा के सोने लगे, या हम काम लेट तक करके ढेर सारा हैवी मील करके नाइट में सोने लग गए। उससे हमारे को बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। हम डायबिटीज कैपिटल बन गए, हम हाइपरटेंशन पे टॉप पे हैं, हम जितनी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हैं दुनिया में, एक भारतीय व्यक्ति को स्ट्रेस के क्वोशंट पे अगर नापा जाता है तो वर्ल्ड में वो नीचे से टॉप में जाता है। कि हमारी डे टू डे लाइफ, हम इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, हमारे पास उसके जैसी गाड़ी होनी चाहिए, उसके जैसा घर होना चाहिए। इन सब ने मिल करके हमको हमारी पूरी लाइफ में हर लेवल पे हमको परेशान किया। अगर हमारा खाना पीना सही नहीं होगा तो जैसा मैंने बताया आपको, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, डायबिटीज माने शुगर की बीमारी हो जाएगी, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, हम बहुत सारा चिकनाई खा लेंगे, हमको हार्ट डिजीज हो जाएगी, हमको थायराइड, थायराइड हमारी मिट्टी में आयोडीन की कमी है उसकी वजह से भी होता है, थायराइड ऑटो इम्यून भी होता है जो कि लाइफस्टाइल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो हो जाएगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज जो मैंने आपको बताई, लड़कियों में आजकल उसकी महामारी फैल गई है। 4 लड़कियां खड़ी हैं, उनमें से एक को तो जरूरी पीरियड की एबनॉर्मेलिटी होती है। मेरे पास अगर 80 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 70 को पीसीओडी होता है। उसका मतलब क्या है, उनको पीरियड समय से नहीं आता है, उनके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसलिए उनको आगे चल के इनफर्टिलिटी होती है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो सोचिए, एज ए सोसाइटी, आपका जो आपने कमाया उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आप दवाओं पे खर्च कर रहे हैं। और वो वर्किंग आवर्स, मैन वर्किंग आवर्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम इन बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं सिर्फ इतना करने से कि हम समय से खा नहीं रहे, सो नहीं रहे, उठ नहीं रहे, हम अपना अरबों रुपए की इकोनॉमी को डोलड्रम कर रहे हैं। तो ये Absolutely. मेन बीमारियां हैं जो मैं अभी नाम मैंने कुछ गिनाए, कैंसर्स हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, Right. जितनी बीमारियों के आप नाम लें, मेरा तो ये मानना है 80% बीमारियां जिनका नाम हम जानते हैं, मैं एज अ डॉक्टर जो बोल रही हूँ, वो अधिकतर हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से होती हैं। ओके मैम, ये जो आपने बताया, बीमारी के नाम बताया आपने, कैंसर बताया, डायबिटीज बताया, हाइपरटेंशन बताया एंड ओवुलेशन एज्मा, बताया, एज्मा बताया, ब्रोंकाइटिस है। हो गया। ये सारी बीमारियों का जो इम्पैक्ट है, क्या ये मानसिक जो सेहत होती है हमारी, मेंटल हेल्थ, क्या इन बीमारियों का मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है? कोई भी बीमारी आपको, कोई भी शारीरिक बीमारी, आप ये सोचिए कि जो बीमार है उस पे असर हम बाद में सोचे, उस बीमार का जो तीमारदार होता है वो मानसिक रोगी हो जाता है। तो बिल्कुल। उस आदमी को जो बीमार है, जिसको डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, पहली चीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस क्योरेबल नहीं होती हैं, उनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, कंट्रोलेबल होती हैं। और आपको उसका कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि आपके सामने अच्छी चीजें रखी, वो नहीं खाना है, जो चीज यहाँ से अच्छे से प्यार से नीचे जाए टेस्ट के साथ, वो सब आपको त्याग कर देना है। बहुत लोग हंसते हैं कि जब पैसा नहीं था तो मिठाई खा सकते थे, जब मिठाई खरीद सकते हैं तो परहेज करना पड़ता है। तो वो मिठाई आप कुछ, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आपने तो इतने प्यार से आपने सजेस्ट कर दिया, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो एड बना के ऊपर से ड्रोलिंग चिकन का एड दिखाते हैं, वो कैसे अवॉइड करें उसको, ये तो क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफ से तो आदमी को कहा जा रहा है कि भाई लाइफस्टाइल ठीक करो, नहीं तो तुम्हें शुगर होगी।
अब वो उसको शुगर हो गई, उसको बोला गया कि अब तुम्हें ये तो खाना ही नहीं है, जिंदगी भर तुम्हें दवाई खानी है। अगर तुम इतने किलोमीटर रोज चलोगे, इतना एक्सरसाइज करोगे, इस तरह से रहोगे, तब तो तुम्हारी दवाएं कम हो सकती हैं, हो सकता है बंद भी हो सकती हैं, वरना ये दवाएं चलती रहेंगी और हो सकता है शुगर कंट्रोल भी रहे तो भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे तुम्हारी आंख गड़बड़ हो सकती है, तुम्हारा गुर्दा गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारी नसें गड़बड़ हो सकती हैं, न्यूरोपैथी हो सकती है, तुम्हारे अगर तुम फीमेल हो, तुमको प्रेगनेंसी होने में मिसकैरेज हो सकता है, तुम्हारा बच्चा 8 महीने तक पेट में बढ़ रहा है, अचानक मर सकता है। इतनी सारी चीजें अगर आपको बता देंगे तो उसका मेंटल इम्पैक्ट पड़ना तो जरूर, मतलब स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा। तो किसी भी फिजिकल इलनेस का मेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। प्लस जो हमारे यहाँ कहते हैं कि चिंता हर बीमारी की जड़ है, चिंता आपको खोखला कर देती है, तो वो भी साइंटिफिकली हम एविडेंस बेस्ड प्रूफ नहीं लग सकते हैं हर बीमारी का, बट ये मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम डू एंड डाई, स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी फॉर आवर बॉडी। वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो सारे हमको डू और डाई के लिए तैयार करते हैं, तो उस वक्त उनकी जरूरत नहीं होती है, वो निकले हैं तो आपको बीमार करते हैं, उनके साइड वंडरफुल, इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं। वंडरफुल। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा, जो आपने बहुत शॉर्ट में खत्म किया है इसको। ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, एडोलसेंट एज में हैं जो, और उनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए कि हाउ दे शुड मेंटेन देयर इमोशनल हेल्थ। अब आपने जो बताया वो बताया फिजिकल के बारे में, एट्रीब्यूट जी, ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में बताया, डाइट के बारे में आपने बताया, आपने डे इन डे आउट जो रूटीन है उसके बारे में बताया। लेकिन थोड़ा सा हमको बताइए कि कैसे छोटे बच्चे से लेकर और जो अडल्ट हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, ये अपने इमोशनल हेल्थ को कैसे मैनेज करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, जो बहुत लोगों ने पूछा है हमसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिव्य। और हमारा ये मकसद भी है कि हम फिजिकल हेल्थ की बात तो बहुत जगह हो जाती है, फिजिकल हेल्थ आप यूट्यूब पे भी ढूंढ लेते हैं, आप गूगल भी कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बातें अब लोगों ने थोड़ी सी करनी शुरू की है। जी, एज अ जी, मेडिकल प्रोफेशन आवर स्टडी वाज सो insufficient, deficient in treating the mental and emotional aspect of a couple or a patient। तो इसलिए डॉक्टर्स पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। कल वहां पे बात हो रही थी, मैं कहीं गई थी एक अवार्ड फंक्शन में, तो वहां पे वो कह रहे थे कि डॉक्टर जितना भी फीस ले लेता है और हमारी बात सुनता नहीं है और दवाई लिख करके एक पर्ची पकड़ा देता है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो एम्पैथेटिक नहीं है, उसको आपके प्रति वो संवेदना नहीं है, ये रीजन नहीं है। majority of time he is not well equipped to deal with your emotional and mental needs। राइट, that is secondary thing। with due course of time we have developed। हमको आपने भगवान का दर्जा दे दिया, हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। हम भगवान से और आपके बीच की वो कड़ी है जिसके माध्यम से भगवान आपको बहुत सारी चीजें कराता है। लेकिन उस दर्जे को डील करने के लिए हमें वेल इक्विप नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत टाइम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हमें समझना है कि वो हम इसी समाज के लोग हैं और जैसा जी, हमारा समाज चलेगा वैसा ही डॉक्टर चलेगा, इंजीनियर चलेगा, हमारा पॉलिटिशियन चलेगा, हर लोग वैसे ही चलेंगे जैसी बीज हम बनाएंगे एज अ सोसाइटी। तो ये मेंटल एंड इमोशनल नीड इतनी ज्यादा जरूरी है फॉर ए फीमेल। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसिस्टिक वेरिएंट का अगर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, पॉलिसिस्टिक वेरिएंट डिजीज या सिंड्रोम दोनों एक ही होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाता है। सपोज किसी महिला की सेकेंड डिलीवरी है। मैं थोड़ा इसमें टाइम ले रही हूँ दिव्य जी, आराम से, कोई ये दिक्कत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने नहीं, बिल्कुल छेड़ है। दिया। वो जी, आपने छत्ते में कोई ढेला फेंक दिया। एक महिला भारतीय समाज में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, भारतीय समाज क्या, साउथ ईस्ट एशिया में, अगर उसके पास एक बेटी है, वो प्रेग्नेंट है, अब उसके दिमाग में पूरे टाइम क्या डायलेमा चल रहा है, बेटा होगा कि बेटी होगी, अगर बेटा हो गया, बेटी हो गई तो बड़ा मुझे फिर चैलेंज से है, बच्चा बिल्कुल। करना पड़ेगा, घर वाले भी।
तुम्हें तो बेटी ही होती है, तो अब तुम्हें ठीक से खाना आपका बंद हो गया। अब वो बच्चा जो भी पेट में है उसको यहीं से स्ट्रेस चालू हो गया। मैं आपको बता दूं कि माइंड एग्जिस्ट करता है, साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। आप जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके पेट के पलने वाले बच्चे पे पड़ता है। अभिमन्यु ने अगर चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था पेट में, वो एग्जेजरेशन हो सकता है लेकिन वो सच था। आपका ये बच्चा आपके मूड से अफेक्टेड होता है, आपके सराउंडिंग से अफेक्टेड होता है, आपके खाने से अफेक्टेड होता है। तो इस बच्चे को आपने जब वो पेट में था तब से सोच सोच के स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। जी अब गॉड फॉरबिडन वो लड़की पैदा हो गई, ओ माय गॉड, सेकंड लड़की। अब इसको पढ़ाना भी पड़ेगा, दहेज भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो लड़की कल को उसको एक भाई पैदा हो गया तो पहले तो वो किनारे चली जाएगी, उसको बचपन से अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी उसके बराबर हूँ, मुझे पढ़ने जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। वो स्ट्रेस से के साथ ही अंदर थी बाहर निकली है। नंबर आएंगे तो उसको सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मेरी शादी मत करो, मुझे आगे पढ़ने दो। पढ़ लिया, शादी होगी, पति कहेगा कि डिग्री अपनी जगह बहुत अच्छा है, तू कमा के ला रही है, लेकिन खाना तो तुझे ही बनाना है, कपड़े तो तुझे ही धोने हैं, बर्तन तो तुझे ही धोने हैं, फैमिली तुझे चलानी है, बच्चा भी तुम्हें टाइम से करना है। तो ये सारी चीजें, ये स्ट्रेस मिल करके उस लड़की का मेंटल और इमोशनल रूप से पूरी तरह उसको डोल ड्रेन कर दे रहा है। ये बताइए, आपकी जो लड़की सुबह से पढ़ाई कर रही है, एक जॉब करने वाली महिला, सुबह उठती है, नहा करके घर का खाना बनाती है क्योंकि उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, और उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि अगर वो नहीं बना के जाएगी तो उसको ये अंदर से अपने गिल्ट रहेगा कि आज मैं अपने घर वालों के लिए खाना बना के नहीं आई हूँ। वो फिर ऑफिस में बॉस की डांट सुनेगी, वहां का काम करेगी, फिर लौट के आएगी, बच्चे को ट्यूशन ले जाएगी, ले आएगी, उसका होमवर्क कराएगी, खाना जी बना के खिला के सुला के सबसे आखिर में सोएगी। उसके पास अपने लिए समय कहाँ है? वो कब सोचेगी कि उसके यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल सही तो बात बोली। हमारी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी कैसे रहेगी? है ही नहीं उसके लिए जगह। तो उसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो इंदिरा नूई ने फील किया, कि हमारा जो महिलाओं का करियर और बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पे रहता है। और आज हम अपने बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि हम लड़के लड़कियों को, या तो भाई लड़कियों को तुम इक्वल राइट्स दो, सब कुछ करो, उसको इक्वल वैल्यू दो, लेकिन उसको सिर्फ एक काम दो, फैमिली पालना उसका काम है, वो घर में रहे, खिलाए पिलाए खुश रहे, कोई उसको जज नहीं करे तेरा पास पैसे नहीं है या तेरे पास कहाँ से आएगा। तो ठीक है, वो इसका एक जॉब है, होम मेकर इज अ फुल टाइम ड्यूटी, और पति कमा रहा है, डिविजन ऑफ लेबर। लेकिन आज लड़की को हम बराबर का पढ़ाना चाहते हैं, बराबर की जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, उससे उसकी शादी लेट होती है, शादी लेट होने पे उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर फैमिली। तो अब हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा प्रायोरिटीज। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, उसके खाने से लेके उसके सोने खेलने का टाइम, एक टाइम आपको उसके लिए ऐसा भी छोड़ना पड़ेगा जब आप उसको कुछ भी ना कहें, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा खेलने चला जा, बेटा खाने चला जा। ये वहां से शुरू हो। हमें उस लेवल पे उस बच्चे को उस मी टाइम का इम्पोर्टेंस सिखाना होगा, तब उसके अंदर इनोवेशन आएगा, तब वो समझ पाएगा उसे क्या करना अच्छा लगता है जिंदगी में। तब वहां से जब वो बड़ा होगा तो अपनी प्रायोरिटीज समझेगा कि उसे कब पढ़ना है, कब बच्चा पैदा करना है, कब करियर पे फोकस करना है, कब फैमिली पे फोकस करना है। और इन सब के साथ वो टाइम निकाल पाएगा अपने लिए, जहां पे उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है। तो ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आपको अपने आप को सींचना है। उस सींचने के लिए आपको चाहे आधा घंटा सुबह पहले उठना पड़ जाए, या दोपहर में घर वालों को चाय बना के कमरा बंद करके 1 घंटा बैठना पड़ जाए, आप वो गिल्ट फील करना, गिल्ट फ्री होके, स्पेशली महिलाओं से मैं कह रही हूँ, गिल्ट फ्री होकर के आप वो टाइम लीजिए। उसमें आपको कुछ ना करने का मन करे, आप आंख बंद करके गाना सुनिए। और यही मैं अपने पुरुष मित्रों से कहूंगी कि आप घर की जरूरतें पूरी करते हुए, बच्चे की फीस, किताब, बीबी की फरमाइश, घर का काम करते हुए, आपको वो दोस्त के साथ चाय की एक कुल्हड़ जो नुक्कड़ पे मिल रही है, अगर वो आपको रिलैक्स कर रही है तो आप वहां जाइए।
आधा घंटा वो टाइम बिताइए। हाँ, वॉक करके जाइए, गाड़ी में बैठ के मत जाइए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ कुछ फिजिकल गेम खेलिए। तो ये वो है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर। समस्याएं हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, इन समस्याओं से हम भाग नहीं सकते, इसमें से उस समय को चुराना पड़ेगा। और जब आप वो समय चुराना शुरू कर देते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू कर देते हैं। और थैंक यही यू, मेरा मैसेज है। वंडरफुल। आई विश कि काश एक टाइम मशीन होती मेरे पास, तो ये वीडियो आपका मैं करके डाउनलोड अपने पेरेंट्स को दिखाता 20 साल पहले जाके, कि वो भी समझते कि वास्तव में लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। मैं बहुत डांट खाया हूँ, आपकी बात सही है। बात समाज की आपने छेड़ दी है, बात आपने विमेन एम्पावरमेंट की छेड़ दी है, तो नारी सशक्तिकरण और समाज को लेके एक और प्रश्न मेरे पास है आपके लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा पर्सनल भी है। प्रश्न ये है कि मैम, अपने कौशल से, विथ योर स्किल, आप इस समाज की किस तरह सेवा करना चाहती हैं? ये करने वाली हैं या कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। हाउ विथ योर स्किल यू आर सपोज टू, यू प्लानिंग टू हेल्प दिस सोसाइटी एंड गिव बैक टू इट? तो देखो, अभी तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मुझे लगता है कि जैसा मैंने बोला कि आई एम अ पोएट एट हार्ट, आई एम वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल पर्सन। तो लोगों को कहानी में बांधना मुझे आता है। तो बहुत सारी चीजें जो किताबों में पढ़ के बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को हेल्थी रहने का टिप देके, एज अ डॉक्टर, मैं अपने को एज अ डॉक्टर नहीं देखती हूँ। आई एम लाइक recognize myself as a healer, कि मैं वेरी नाइस। आपकी हीलर बनना चाहती हूँ। मुझे आपकी बीमारी बुखार का इलाज करने में मजा नहीं आता है, आप इनफर्टाइल हो गए, मुझे मजा नहीं आता है। मेरा मकसद है कि मेरी पढ़ाई या मेरी नॉलेज तभी सफल होगी जब मैं आप तक इतना ज्यादा इस मैसेज को पहुंचा दूं कि ये करेंगे तो आप इन इन चीजों से बच सकते हैं। तो समाज में मेरे को ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उससे मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊं जहां पे लोगों को बीमारियों से मुक्ति तो नहीं मिल सकती है, बीमारियां कम हो, उन्हें हेल्थी अनहेल्थी राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ चॉइसेस बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो वो रॉन्ग एंड राइट चॉइसेस करने का उनको समझ मैं थोड़ी दिला सकूं। यकीन मानिए कि रोज अगर मैं एक या दो लोग की जिंदगी में ये चेंज ला देती हूँ, तो अपने जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, अगर मैंने 1500 लोगों में वो बदलाव ला दिया, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये मकसद सफल हो गया। एज अ person, responsible citizen of this society and country, that is my aim and dream। और पीसीओएस फ्री सोसाइटी, स्पेशली विलेज, जहाँ पे लोग बहुत हेल्थी होते थे, वो अपना काम खुद करते थे, वो जंक फूड ज्यादा नहीं खाते थे, वो बहुत ज्यादा मीडिया और इन चीजों में इंडल्ज नहीं होते थे, वो फिर से अपनी बेसिक लाइफ स्टाइल को अपना लें, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं उन लोगों तक वो ट्रीटमेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि आईवीएफ मेरे पास, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा वो एक ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 2000, 2500, 3000 रुपए महीने कमाते हैं, जो शायद डॉक्टर को जाके फीस भी दे के एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाने में भी शर्माते हैं। उनका भी मैंने आईवीएफ किया है और वो सफल हुए, लेकिन अभी वो ड्रॉप इन ओशन है। मैं उसको उस लेवल तक ले जा सकना चाहती हूँ कि जहाँ पे जो मैक्सिमम है वो मैं कर सकूं, और इनफर्टिलिटी के जो जितने प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, उनको मैं इन वीडियोस, इन टॉक शोज, इन स्कूल जाना, ये करना, वो करना, उनके थ्रू इतना कम कर दूं। जी। वंडरफुल मैम। मैम, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आपको थैंक यू कैसे बोलूं आंसर के लिए। अब मैम, समय थोड़ा नियरिंग तरफ आ रहा है, हम लोग को इसे क्लोज करना है, तो कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आंसर आपको क्विक करना है, रैपिड फायर आपसे खेलूंगा एक फटाफट, और इसका आंसर आपको संक्षेप में देना है। जी। तो हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं 30 सेकंड के अंदर कि आप अपना समय इतने बिजी स्केड्यूल में से कैसे मैनेज करती हैं, वो बताइए। प्रायोरिटाइज। ओके, वन इज प्रायोरिटाइज, सेकंड इज Prioritize, and because I love my work is my passion, so there is no conflict, so यू I am फॉलो able पैशन, प्रायोरिटाइज एंड यू फॉलो पैशन। to, yeah। बहुत बढ़िया मैम। सेकंड क्वेश्चन, रैपिड फायर अगेन। आपकी फील्ड में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है,
what is the biggest challenge you face in your line of work? Economic situation of the couple, अंडरस्टैंडिंग Wonderful. एंड मेल चाइल्ड की अंदर से जो बहुत ज्यादा Okay. चाहत लोगों की। ओके, ठीक है। मेल चाइल्ड वाला एक चैलेंज है जो कि हमें बात करनी चाहिए और इस बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, इस लाइन ऑफ वर्क में आपको अगर गुस्सा कभी आता है तो किस चीज पर आता है? समटाइम्स यू गेट एंग्री, व्हाई डू यू गेट एंग्री एंड व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स यू गेट एंग्री ऑन? सबसे पहले जब मुझे घेर के बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और मैं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती हूँ अपने पेशेंट से, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज सच अ सही फील्ड जहाँ पे मुझे बहुत प्राइवेसी चाहिए होती है और मेरे पेशेंट सोचते हैं कि मैम के सामने खड़े रहेंगे तो जल्दी दिखा लेंगे। तो में भीड़ इन जनरल पे मुझे गुस्सा आता है, किसी इंसान पे नहीं। हाँ, मैं अपने स्टाफ के साथ कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा कर देती हूँ। कोई भी व्यक्ति जो मेरे पेशेंट्स के रिस्पेक्ट या उसके ट्रीटमेंट में किसी भी तरह बाधक बनता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। वंडरफुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो आप देख रही हैं, आप जो ऑब्जर्व कर रही हैं अपने अनुभव से यूथ को, तो दो लाइन ऑफ फीडबैक या स्टेटमेंट की आप किस तरह युवा पीढ़ी को देखती हैं कि आपने भी एक यूथ जिया हुआ है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए अपने यूथ में, और अभी जो आपके सामने से यूथ जा रहा है, आपके अपने बच्चे भी हैं और आप इस तरह देख रही हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है कि वेयर एग्जैक्टली इज द मॉडर्न यूथ इज हेडिंग टुवर्ड्स? फ्यूचर इज रियली रियली ब्राइट। आई मस्ट से कि हमारा यूथ हमसे कई कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट एंड समझदार है। हम उनकी एज में इतने सॉर्टेड नहीं थे जितने वो हैं। उन्हें प्रायोरिटीज पता है, उन्हें अपनी लाइफ चॉइसेस पता है, मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ। एंड दे आर वेरी वेरी लाइक मॉरली अपफ्रंट पीपल, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि इस यूथ के साथ हम कहीं भी नेगेटिव जा रहे हैं, ये हम एक उत्थान की तरफ ही बढ़ेंगे। ओके, और कहाँ-कहाँ पर ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर यूथ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को, क्या ग्रे हाँ, एरियाज़ हैं जहाँ पर आप हाइलाइट उसमें करना बस यही सबसे बड़ा ग्रे जोन है 24/7 का लाइफस्टाइल, इनको समझना है। और फूड चॉइसेस, और अगेन मुझे लाइक लगता है कि शायद वो एज के साथ आ जाएगा। क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारे डैड, मेरा गला खराब रहता था, वो अचार खाने को मना करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो तो मार भी देते थे। लेकिन उसी तरह जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं जंक फूड मत खाओ, उनको दाल चावल रोटी सब्जी पसंद नहीं आती है, मेरा बेटा कहता है मैं जब से पैदा हुआ ही खा रहा हूँ, कुछ और खाने के लिए नहीं है क्या। तो वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एज के साथ एक ऐसा भी टाइम आएगा उनके सामने सब कुछ होगा, वो नहीं खाएंगे। तो खाएं, मॉडरेशन में खाएं, इंजॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन मॉडरेशन में। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को चिकित्सा जगत से जुड़ी अपनी कौन सी नीतियां बदलनी चाहिए? एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क यू दैट व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक दैट these things are seemingly progressive and we can actually do better in these things. What government policies or planning or structure is that? हेल्थ एंड एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए सरकार को, जिससे Wonderful. हर डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है वो जाकर के उन जगहों पे काम करना। आप यूके में देखिए, यूएस में देखिए, 90% डॉक्टर्स दे प्रेफर गोइंग टू देयर नेशनल स्कीम देन जस्ट सेटिंग अप देयर प्राइवेट प्रैक्टिस विच इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारा भी एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर को जिस दवा की जरूरत हो, जिस तरह के मेडिसिन की जरूरत हो, सर्जरी की जरूरत हो, सेटअप की जरूरत हो, वो सेटअप अवेलेबल हो। डॉक्टर के फैमिली और बच्चों के लिए वहाँ एडुकेशन की सही व्यवस्था हो। तो अगर ये सारी चीजें और प्रॉपर पे जो वो डिजर्व करता है अगर आप दे रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि डॉक्टर हर जगह काम नहीं करेगा। वंडरफुल मैम। आईवीएफ का भविष्य क्या है? जस्ट 30 सेकंड्स आंसर, व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्यूचर ऑफ आईवीएफ? आईवीएफ का फ्यूचर तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारी पूरी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। करियर, शादियों का टाइम लेट हो गया है। हमारी प्रजनन क्षमता हमारे कॉकेजियंस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये टाइम अब जितनी लेट शादियां होंगी उतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, टाइम विंडो कम रहेगा प्रेग्नेंट होने के लिए। तो बाकी चीजें ठीक भी होने पे सिर्फ आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल डाउन होने की वजह से आपको आईवीएफ की तरफ बढ़ना पड़ सकता है। वेरी नाइस, लोग ऑलरेडी आपके जो आंसर्स हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं, वेरी वेल स्पोकन। एक और क्वेश्चन ध्यान आता है मुझे, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देखी थी, कल्ट मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो आपने भी, आई एम श्योर कि आपने देखी होगी।
तो उसमें एक बहुत ही Definitely. स्टूपिड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है ये। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग इन द मूवी। सो जो डॉक्टर होते हैं, द डीन ऑफ द कॉलेज, ही सेज कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इमोशनल जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लीस्ट है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डॉक्टर टू बिल्ड एनी इमोशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। फॉर अस इट इज जस्ट अ बॉडी। क्या ये रियलिटी है? क्या ऐसे ही कल्चर है? क्या ये वास्तव में लोग इस तरह ऑपरेट करते हैं इन द हॉस्पिटल्स, इन द मेडिकल फील्ड ऑफ वर्क? एटलीस्ट मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा हर वो पेशेंट जो मेरे से एक बार मिलता है, एक से 2 बार मिलता है, उसके बाद वो मेरे लिए एक फैमिली हो जाता है। वंडरफुल और मैम। मैं वैसे भी इन जनरल मैं दिमाग से काम नहीं करती हूँ, मैं दिल से काम करती हूँ। तो मैं जिससे भी जुड़ती हूँ, दिल से जुड़ती हूँ, वो पेशेंट है तो उससे ज़्यादा जुड़ती हूँ। कभी-कभी मेरे घर वाले ये कहते हैं कि मैं अपने पेशेंट से ज़्यादा जुड़ी हूँ उन लोगों से। वंडरफुल। तो हाँ, वो जो उनका कहने का मतलब था, वो ये मतलब था कि जब आप अपनों पे कोई काम करते हैं, तो यू हेजिटेट डूइंग, एब्सोल्युटली you करेक्ट। get emotionally biased because of that you are। कृष्ण ने क्या कहा है? डिटैचमेंट। हमारी जो अपनी पुरानी स्क्रिप्चर कहती है, हमारा अपना रिलीजन कहता है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। डिटैचमेंट का मतलब आपको वो नहीं, अपैथी नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आलू बैगन है। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप सब कुछ करते हुए भी ये समझिए कि आप सिर्फ एक इसका मात्र सोर्स हैं। ये करा कोई और रहा है, किसी और के ऊपर हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। जैसे मेरा पेशेंट प्रेग्नेंट हो रहा है, तो मैं ये समझने लग जाऊं कि ओ वाओ, मैं तो सुपर डॉक्टर हूँ, सब कुछ मैंने तो कमाल कर दिया, तो मैं घमंडी हो जाऊंगी। यहीं जी। पे अगर फेलियर हो जाए और मैं सोचने लगूं मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं तो वेरी बकवास हूँ, तो मैं एकदम डिप्रेस हो जाऊं। तो मैं वंडरफुल। रोज यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर ये सब कुछ आप कर रहे हैं। क्यों? मैं उस घमंड के फेज में नहीं जाना चाहती, ना उस डिप्रेशन के, कि आप मेरे द्वारा ये जो करा रहे हैं, मेरे से कर रहे हैं। मैं उस सुपर पावर में यकीन करती हूँ, पूरी तरह यकीन करती हूँ। मेरा हर काम गायत्री मंत्र से शुरू होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर आपने जितना दिया है बहुत दिया है, और जो करा रहे हैं मुझसे, इसी तरह से आप उन पे अपनी कृपा बनाए रखिए। और ये मैं अपने पेशेंट से भी कहती हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो है, वो कर रहा है, माध्यम तुम्हारे सामने मैं हूं। तो उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये नहीं था कि तुम पेशेंट के साथ रूड हो जाओ, तुम पेशेंट को कुछ मतलब सब्जेक्ट समझना चाहो, ऑब्जेक्टिफाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वंडरफुल मैम, ब्यूटीफुली आंसर्ड। लास्ट टू क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू। और ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक इंटरव्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछूंगा जो कि बहुत कॉमनली पूछते हैं जॉब इंटरव्यूज में। वेयर एग्जैक्टली डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स? अपने आप को आज से 10 वर्ष बाद आप कहाँ देखते हैं? 10 वर्ष बाद आपको किसी स्कूल, किसी महिला आश्रम, किसी कॉलेज में लोगों को भाषण देती हुई, लोगों को कुछ समझाती सिखाती हुई दिख जाऊंगी। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके आदर्श कौन है? माय ग्रैंडफादर। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। व्हाई? बिकॉज मुझे नहीं पता मैं डॉक्टर क्यों बनी। मैंने जब से होश संभाला, मुझे किसी और प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं है। मैंने कब अंग्रेजी बोलना सीखा? मैं एक हिंदी मीडियम चुंगी के स्कूल की पढ़ी हुई गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरी इंग्लिश कैसे अच्छी हुई? मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहती थी? और ये सारी चीजें जो मैं जिंदगी में करना चाहती हूँ, वन पॉइंट, मुझे जिंदगी दोबारा मिलेगी तो फिर भी मैं यही करना चाहूंगी। ये कहाँ से आया? ये मुझे नहीं पता। मैं अपने बाबा के कंधे पे बैठ के जब गांव जाती थी तो खेत में घूमती थी, जब गोरखपुर में रहती थी तो उनके बगल में सोती थी, उनकी कहानियां सुनती थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के, ही वाज अ गांधीयन, वो जाकर के कुष्ठ आश्रम में काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे, शादियां कराते थे। कहते हैं 2 कपड़े से ज्यादा रखने वाला चोर है। चश्मा टूट जाता था तो एक और उसमें धागा लगा के पहनते थे। तो somehow I don't know, he is become whatever I am today। वो उन्होंने कब मेरे अंदर कैसे घुसा दिया मुझे नहीं पता है। मेरे फंडे जिंदगी के इतने क्लियर थे जब से मैंने होश संभाला है। वो एक ही आदमी था जो मेरे हमेशा साथ था, he was my grandfather। वंडरफुल मैम, विद दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश द एंटायर लिस्ट आई हैड। और कुछ आपसे कहना चाहूंगा पर्सनली कि आप एक बहुत ही प्रेरणात्मक स्रोत है,
ऊर्जा का स्रोत तो आप हैं ही, मतलब मेरी ऊर्जा फेल है, आपकी ज़्यादा है। और पूरा जो आपसे मैंने वार्तालाप किया उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये महसूस किया कि मुझे भी आपसे अभी और सीखना बाकी है। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ स्पीकर, एज़ अ ट्रेनर, I believe we all have to learn a lot of things from you. And now I give you at least 30 seconds to 1 minute for the viewers. तो जो हमको लोग लाइव देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं वो लोग नीचे। उनके लिए 30 सेकंड, क्वेश्चंस 1 मिनट में एक मैसेज दीजिए। क्वेश्चंस नो क्वेश्चन। क्वेश्चंस नहीं है? ओके, Question. If you have any questions, viewer, if you are watching this, if you have any questions, it is the right time to ask questions. And ma'am, you have 30 seconds to 1 minute to give any message to our viewers who are watching this. Meanwhile, I can assess the questions. तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल आज हम सिर्फ आपको ये समझाने के लिए हमने ये एक ओपनिंग सेशन शुरू किया था, जो करने में दिव्य के साथ मुझे बहुत मजा आया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ डाइटिंग करके या सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रख करके या खाना छोड़ करके ये करके आप फिट नहीं हो सकते हैं। जब तक आपकी डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल और इमोशनल हेल्थ सबको वेल बैलेंस्ड आप नहीं करेंगे, आपकी लाइफ की कंप्लीटनेस नहीं आएगी। और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे, अगर आपको कोई बीमारी है, मैं चूंकि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, मेरे ज्यादा से ज्यादा चीजें एडोलेसेंट गर्ल्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होंगी, तो उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने सारे चेम्बर्स को, सारे कंपार्टमेंट्स को अपने लाइफ के एक बैलेंस की तरफ नहीं ले जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ऊपर कोई नीचे ज्यादा होता जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको इन सब चीजों पे फोकस करना, थोड़ा थोड़ा करना है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसको अपना रूटीन बनाना है और करने की कोशिश करना है और अपना 100% देना है। यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इवेंट। और दोस्तों, ये जो सेशन है ये बहुत लंबा चलने वाला है, बिकॉज मैम जो है वो ज्ञान का स्रोत है। ये शायद पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, और चैप्टर 2, 3, 4 इन्फिनिटी जल्द ही हम लेके आएंगे आपके वेरी सून। सो टिल देन कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग फ्रॉम डॉक्टर सीमा पांडे, एंड आई विल बी द होस्ट नेक्स्ट टाइम एज वेल इफ शी वांट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। Let's learn from each other and I would love to continue you as a host, Divya। और दोस्तों, दर्शकों, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्वेश्चंस जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें और चर्चा करें, प्लीज अगर आप बोल के नहीं कह पा रहे, चैट लाइन में डाल दें। इन वीडियोस को, इन टॉक शोज को आप शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों में। ये हमारे लिए एक बूस्ट का काम करता है। जब आप जितना ज्यादा हमारे इस वीडियो को देखेंगे, मुझे उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा और हम और अच्छी चीजों के साथ आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इसी वक्त मिलने की कोशिश करेंगे फिर से, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब ये अनइंटरप्टेड चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, शब खैर। हैव अ नाइस मैम, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, David. Thank you for such a lovely session to start with. थैंक यू मैम, थैंक्स, माय ऑनर।